नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। आज का दिन मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट इसलिए था कि मेरी उंगलियां थक गई। मैसेज पे बधाइयों के संदेश आ रहे थे 4 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पे, आप सबके प्यार के कारण। और फिर मैं उनके जवाब देते देते मेरा पूरा दिन निकल गया। मिठाइयों के डिब्बे और फूल आए। फूल मैंने अपनी गाड़ी में रखवा दिए, मुझे फूल बहुत अच्छे लगते हैं। दिन में मजेदार वाक्य हुआ, मुझसे 3 लोगों ने एक सवाल किया। मुझसे बोला, अच्छा ये महाराष्ट्र के विधायक जो हैं ये कितने रुपए में बिके होंगे? मैंने मतलब क्या तुम्हारा? बोले भाई विधायक हम चुनते हैं किसी ऐसे विधायक को जो सिर्फ हिंदू विचारधारा का होना चाहिए, जो कट्टर हिंदुत्व होना चाहिए, और वो चला जाता है कांग्रेस का जो सेकुलर है। या हम कांग्रेस के व्यक्ति को चुनते हैं जो सेकुलर की बात करता है और चला जाता है वो शिवसेना के पास या बीजेपी के पास जो हिंदुत्व की बात करते हैं। तो जाता तो तभी होगा ना जब बिकता है। मैंने कहा यार इसका आइडिया क्या होगा? बोले नहीं, आप मालूम करिए कि कितने रुपए में बिके हैं महाराष्ट्र के विधायक। हाँ, मुझे वो एक किस्सा याद आ गया। जसपाल भट्टी एक सरदार कॉमेडियन थे, इतना गजब का शो करते थे। तो आज प्लीज मैं एक छोटा सा वीडियो लगा रहा हूँ 2.5-3 मिनट का, इसको सुनिएगा जरूर। मेरे मजाक का है, सीरियस मत लीजिएगा, सुनिए आपको मजा आएगा। फिर हम लोग अपनी बात शुरू करते हैं। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा हल्का हो जाइए, मतलब थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, सुन लीजिए। ये बता देंगे आपको कि विधायक कितने। मजा आया ना आपको सुन के? जसपाल भट्टी के जितने शो हुआ करते थे वो बिल्कुल हकीकत से करीब हुआ करते थे। मतलब वो एक शो में उसने कहा कि जो ठेकेदार जो पुल बनाते हैं उस पुल के ऊपर से कभी नहीं गुजरना चाहिए, पता नहीं कब गिर जाए। इस तरह अपनी बातों से, बहुत महीन बातों से बहुत बड़ा मतलब वो बता दिया करते थे। तो फिर मुझे लगा कि आज आपको ये सुनवाना चाहिए। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ हो रहा है वो सहज नहीं है। पिछले कुछ महीनों से ईडी ने जिस तरह वहां दखल देना शुरू किया, प्रवर्तन निदेशालय ने जिस तरह एंट्री करी, और नवाब मलिक जी जिस तरह जेल में भेजे गए, और एक के बाद एक विधायक ईडी के निशाने पे आते गए, मंत्री भी, उससे समझ में तो आ रहा था कि कुछ ना कुछ लोचा होने वाला है। दरअसल महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजनीति है। देश के बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेस हाउस और महाराष्ट्र में है। कुछ महीने बाद बीएमसी का चुनाव होने जा रहा है, जो सबसे महंगा चुनाव है देश भर का, और सबसे ज्यादा बजट होता है वहां पे। तो महाराष्ट्र बड़ा इंपॉर्टेंट है देश की राजनीति के लिए। और महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी को गच्चा देकर शिवसेना ने और उद्धव ठाकरे ने पवार साहब के साथ, कांग्रेस के साथ, मतलब एनसीपी और कांग्रेस के साथ महागाड़ी बनाया था, ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, संगठन बनाया था, उससे बीजेपी बहुत आहत थी। तो बदला लेने का मामला चल ही रहा था कि बदला कैसे लिया जाए। वो लोग चौंक रहे थे क्योंकि शिवसेना की इमेज तो कट्टर हिंदुत्व की थी। बीजेपी तो कभी सॉफ्ट लाइन ले लेती है, लेकिन बाला साहब ठाकरे तो कट्टर हिंदू वाली लाइन ले लिया करते थे। तो शिवसेना का इस तरह कांग्रेस के संग जाना एक बड़ी बात मानी जा रही थी। तो लेकिन राजनीति है, कोई कभी किसी के संग चला जाता है। तो बताया जाता है कि फिर ईडी के बड़े बड़े साहबों के पास जब जन्मपत्री आने लगी विधायकों की तो खलबली मची। एकनाथ शिंदे मैनेज किए गए। फिर वो तो सब किस्सा पता ही आपको कि भारतीय जनता पार्टी के शासित जितने राज्य हैं, पहले सूरत और फिर उसके बाद असम भेज दिए गए, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां विधायक है। अब विधायक लोग आप सोचिए 5 स्टार होटल में रुके हैं। एवरेज एक विधायक का कमरा जो होगा वो मिनिमम 6-7 हज़ार रुपए का होगा, और 35-40 विधायक रखे, यानी लाखों रुपया रोज विधायकों पे खर्च किया जा रहा है। अब ये लाखों रुपया कौन दे रहा है? अब ईडी कभी नहीं पूछेगी, क्योंकि जो दे रहे हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और ईडी की औकात नहीं है कि उनसे पूछ ले भैया ये रुपया कहाँ से ला रहे हो। लेकिन रुपया कहाँ से ला रहे हो ये सवाल आमतौर पर विपक्ष से किया जाता है, और विपक्ष घेरे में आ भी जाता है। इस पूरी राजनीति में अभी भी पवार साहब का बयान और पवार साहब का खेल किसी को समझ नहीं आ रहा। पवार साहब वो जादूगर है, आपको याद होगा एक बार उन्होंने सुबह 5 बजे देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिला दी थी। रात में तय हो रहा था कि सरकार गठबंधन की किसी और की बनेगी। सुबह अखबार में उठे तो देखा कि मुख्यमंत्री तो कोई और बन चुका है। लेकिन पवार साहब ने गेम खेला, अजीत पवार उनके भतीजे वापस आ गए और ये गठबंधन बन गया, और 2.5 साल चल भी गया। लोग कह रहे थे 6 महीने चलेगा। पवार साहब ने बयान दिया कि हम अभी भी गठबंधन के साथ हैं और सरकार बचाएंगे और बहुमत सिद्ध करें उद्धव ठाकरे। तो महाराष्ट्र की राजनीति में कब हिंदी फिल्मों की तरह कब चेंज हो जाए, कब लोचा हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। तो अभी देखते हैं हम लोग, उनकी निगाह महाराष्ट्र की राजनीति पर रहेगी कि महाराष्ट्र में क्या क्या खेल हो रहे हैं, उस पर हम निगाह रखें, आपको बताते रहें। दूसरा खेल उत्तर प्रदेश में हो रहा है।
आजमगढ़ और रामपुर में चुनाव हैं। अखिलेश यादव ने खतरा लिया, वो ना रामपुर का चुनाव में प्रचार करने के लिए, ना वो आजमगढ़ गए। योगी आदित्यनाथ जी आजमगढ़ भी गए और रामपुर भी गए। जाना भी चाहिए, मुख्यमंत्री हैं, उनके इज्जत के ऊपर आई। अगर मान लो एक सीट जिता लेते हैं तो वाई वाई हो जाएगी। और फिर आज मेरे मित्र ने मुझे कुछ वीडियो भेजे आजम खां के, और जिसमें आजम खां बहुत नाराज हैं, सड़कों पे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिए जा रहे। देखिए जरा ये वीडियो। महिलाएं रुकी हुई हैं, सब दहशत, डंडा बरसा रहे हैं, मार रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं। इस तरह जब ये नाकों पर खड़े हो जाएंगे, मोहल्लों के वोट कौन डालेगा? देखिए कितना वोटर खड़ा है वहां। ये आप हमसे पूछ रहे थे, देखिए ना क्या हो रहा है। कैमरे घुमाओ उधर को, देखो। आप उधर घुमाइए, हमें क्या दिखा रहे हैं? पूरे बूथ खाली पड़े हैं। जब ऐसे खड़े होंगे मोहल्लों के नाकों पर, कौन वोट डालने आएगा? मंत्री जी की इस वर्डिंग के साथ एक कैमरा उधर डालिए आप। कैमरा घुमाए जरा। कैसे कोई आएगा? सारे लोग वहां खड़े हैं वोट डालने वाले। अब मेरे मित्र ने ये वीडियो भेजे और मुझसे कहा कि रामपुर में मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिए गए, इसका मतलब आजम खां यानी समाजवादी पार्टी चुनाव हार जाएगी। अब ये बड़ी घटना होगी। अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी वहां से चुनाव हार जाती है तो आप लाख चिल्लाते रहिए मुसलमानों के वोट नहीं डालने दिए गए, उनको परेशान किया गया, कोई सुनेगा नहीं। मैसेज ये आएगा, गोदी मीडिया बिल्कुल तैयार बैठी है कि अखिलेश यादव का किला ढह गया, मुसलमानों ने साथ छोड़ दिया अखिलेश यादव का। और यही रिस्क अब आजमगढ़ में होगा। आजमगढ़ में जो स्थितियां हैं, मायावती जी ने बड़ा सोच समझ के गुड्डू जमाली को वहां टिकट दिया। प्रभावशाली नेता है, बहुत पैसे वाला है। प्लानिंग ये थी कि किसी भी कीमत पे मायावती जी की प्लानिंग ये थी कि मुसलमान वोट धर्मेंद्र यादव को यानी समाजवादी पार्टी को ना जाए। बहन जी पिछले 1-1.5 साल से जिस रणनीति पे काम कर रही है वो ये है, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने सब साम दाम दंड भेद एक तरफ कर दिया। और सभी में चर्चा है कि मायावती जी बीजेपी की पूरी तरह से बी टीम बन गई है, मतलब बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। तो उनकी प्लानिंग ये है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश यादव निरहुआ को खड़ा कर दिया है। निरहुआ भोजपुरी गायक है, लोकप्रिय हैं, आजमगढ़ के लोगों से संपर्क में रहते हैं। और गुड्डू जमाली खड़े हो गए हैं बसपा से। मायावती की प्लानिंग ये है कि कुछ वोट बीजेपी काट ले, दलित वोट चूंकि या तो उनकी पार्टी को मिल जाएगा तो गुड्डू जमाली अच्छी स्थिति में हो जाएगी, और वरना जो बचा कुचा दलित वोट है जो मुसलमानों के नाम पर नहीं आएगा वो दिनेश निरहुआ को मिल जाए तो समाजवादी पार्टी वहां फंस जाए। अब कल्पना करिए कि वहां ऐसा ही हो जाता है, गुड्डू जमाली को मुसलमान वोट एक मुश्त आज वोट पड़ गए, वहां पे गुड्डू जमाली को एक मुश्त मुसलमान वोट चले जाएं, अगर दलित वोट गुड्डू जमाली या दिनेश यादव को चले जाए तो सीट फंस जाएगी। अब थोड़ी देर में कल्पना करिए कि समाजवादी पार्टी आजमगढ़ और रामपुर दोनों हार जाती है। अखिलेश यादव के लिए कितनी असहज स्थिति हो जाएगी। सब उन पर क्या कह के हमला करेंगे, वही कहेंगे कि देखो यार कौन कौन सलाह देता है अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को आजमगढ़ भी जाना चाहिए प्रचार करने और रामपुर भी जाना चाहिए, नहीं गए आजमगढ़, और दोनों जगह नहीं गए। अगर चले जाते तो ये सीट जीत जाती। ये बात अगर वहां दोनों सीटें समाजवादी पार्टी हारती है तो कहा जाएगा। और मैं अगर अखिलेश यादव की जगह होता तो भैया मैं तो जाता, क्योंकि मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। 2024 से पहले अपनी दोनों सीटें, मतलब रामपुर भी समाजवादी पार्टी की थी और आजमगढ़ भी समाजवादी पार्टी की थी, अगर ये दोनों अपनी सीटें हार जाएंगे तो नेचुरली एक परेशानी पैदा होती है, एक खराब संदेश आता है। तो मेरे हिसाब से अखिलेश यादव जी को जाना चाहिए था। आजमगढ़ में भी 2-3 सीटें जनसभाएं करनी चाहिए थी और रामपुर में भी करनी चाहिए थी। कहना चाहिए था कि भाई मैंने आपकी सीट से आपने मुझे सांसद बनाया, आपने मुझे विधानसभा में जाना था, लेकिन मेरा भाई आ रहा है, मैं भी आपके साथ रहूंगा। इस तरह के मैसेज देते, सहानुभूति के मैसेज होते हैं। लेकिन बड़े नेता हैं, ज्यादा सोचते होंगे। और अगर ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी जीत जाती है तो समाजवादी पार्टी संदेश देगी कि समाजवादी पार्टी का इतना प्रभाव अभी भी है कि उनके मुखिया अखिलेश यादव बिना जाए दोनों सीटों को जिता सकते हैं। तो 2024 में इसका बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि आजमगढ़ और रामपुर इन दोनों सीटों पे कौन जीतता है, कौन हारता है। लेकिन ये बात तय है कि ये दोनों सीटें 2024 की राह में अभी से जो बेस बनता है उसमें काम आएगी। तो जाहिर है ये आज का राजनीतिक समीकरण था। समाजवादी पार्टी ने मीटिंग बुलाई है सभी सांसद और विधायकों के लिए। राष्ट्रपति का चुनाव आ गया है। जो उथल पुथल होगी हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। यही चैनल है जो सच बोलता है, सच के करीब रहता है, आपको सच दिखाता है। सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू।